नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दो मसलों पर। एक तो आप जानते हैं कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको समान नागरिक संहिता भी कहते हैं, उत्तराखंड में लागू कर दिया गया और समान नागरिक संहिता लागू होने वाला पहला स्टेट हो जाएगा देश में। आपको पता होगा कब से चल रहा है इस पर हल्ला कि समान नागरिक संहिता लागू किया जाए पूरे देश में। और उसकी दो वजह मानते हैं आमतौर पर जो हिंदूवादी लोग हैं, जो बीजेपी समर्थक लोग हैं। वो कहते हैं कि मुसलमानों को 4 शादियां करने की इजाज़त है और वो 4 शादियां करते हैं और खूब बच्चे पैदा करते हैं और उसके बाद फिर जो है आबादी बढ़ती है, मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है और एक दिन ऐसा आएगा जब हिंदू की आबादी घट जाएगी, मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी और पूरे हिंदुस्तान पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। इस तरीके की बातें प्रचारित की जाती है। हालांकि जो डेटा है, अगर बिहार का ही ले, हाल में जो सर्वेक्षण हुआ था उस डेटा में भी आया कि मुसलमानों की आबादी भी घट रही है। संख्या, नंबर भले नहीं घटी हो, लेकिन प्रतिशत जो बढ़ने का जो प्रतिशत था, जो 4% हुआ करता था वो 2% हो गया है। इस तरीके के मतलब प्रतिशत घटा है। लेकिन ये भी दिखा गया कि जो दलित जातियां हैं उनमें भी जो है प्रतिशत ज़्यादा है और मुसलमानों से कम नहीं है। तो ये समझ में आता है कि जो गरीब लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, जिनमें शिक्षा जिनके पास नहीं पहुंची है, जो शिक्षित नहीं हुए हैं, तो कौन इस देश में आज शिक्षित नहीं? वही शिक्षित नहीं है जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, जिसके पास रोजगार किसी तरह हम कमाएं और बच्चे बड़े सब मिल करके कमाएं और किसी तरह पेट चले, वही लोग हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि इस देश की बड़ी मुस्लिम आबादी जो है वो गरीब है, पसमानदा है। तो वहाँ ये पूरे देश में ये परसेप्शन गढ़ा गया कि मुसलमान आबादी बढ़ा रहे हैं, इसलिए आबादी बढ़ा रहे हैं कि 4 बीवियाँ करते हैं। हालाँकि आस-पास मैं किसी मुसलमान पुरुष को नहीं जानता हूँ जिसने 4 शादियाँ की हो। और ना मैं किसी ऐसी महिला को जानता हूँ जिसके पति ने 4 पत्नियाँ रखी हों। कुछ लोग हैं हिंदू में भी मैं जानता हूँ जुड़ के कि जिनकी 2 बीवियाँ हैं। 4 तो नहीं, मैं 4 तो किसी को नहीं जानता हूँ, 2 बीवियाँ हैं। कई लोगों ने बाकी शादी की, एक पत्नी मर गई तो दूसरी, लेकिन उसको नहीं गिना जाता है। दूसरी बात बताई जाती है कि ये जो हलाला है मुसलमानों में, बड़ा खतरनाक है, तो हलाला खत्म कर दिया जाएगा। तो मैं अक्सर सवाल करता हूँ कि भाई, आप जो कानून बना रहे हो, आप धर्म की बात कर रहे हो, आप हिंदू धर्म के हिमायती हो, तो हिंदू धर्म की बुराइयां उसको दूर करो ना, मुसलमानों को रहने दो ना। वो बुरे हैं तो और अच्छी बात है, बुरे होकर के खत्म हो जाएंगे। आप यही तो चाहते हो, उनको ठीक करने में क्यों लगे हुए? और आपने कहा कि 3 तलाक हमने हटा दिया, इससे मुसलमानों को बड़ा, महिलाओं को बड़ा लाभ हुआ। महिलाएं कह रही है कि 3 तलाक था किधर, और जो 3 तलाक अवैध तरीके से जो होता है, वो वाला 3 तलाक, तलाक 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 वाला निकाह फिल्म में जो दिखाया गया था, वो तो अवैध है, तो गलत है। और फिर ये भी कहा गया कि अगर उसके पति को आप जेल में बंद कर दोगे तो फिर कमाएगा कौन उसके बदले? उसका भरण पोषण कैसे करेगा? कौन करेगा भरण पोषण? ये भी सवाल उठ गया। तो बहरहाल ये सारे जो सवाल हैं, वो सवाल, उसका जवाब ये मिलता है कि जो किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है ताकि हिंदुओं को ये बतलाया जाए, वो अपने वोटर्स को ये बतलाएं कि देखो हमने मुसलमानों को ठीक कर दिया, और मुसलमान को लेकर के एक भय बना रहे। ये इसके पीछे राजनीति बताई जाती है। अब उत्तराखंड की बात करें कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू कर दिया आपने, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आदिवासी समाज जो है उसको बाहर रखा गया उससे। जो अनुसूचित जनजाति है, कल हमने वीडियो बनाया था उस पर, कि जो जनजाति है वो उससे बाहर है, उस दायरे से बाहर है, उन पे ये कानून लागू नहीं होता है। तो जब लागू नहीं होता उन पे कानून, तो क्या आदिवासी इस देश के नागरिक नहीं है, उस राज्य के नागरिक नहीं है, ये सोच रही है सरकार? या अगर उसको छूट दे रही है कि वो अपने रीति रिवाज माने, अपने तरीके से शादी करें, तलाक दें, तो फिर मुसलमानों से क्या बैर है भाई? ये तो साफ दिख रहा है कि फिर बैर है मुसलमानों से आपका। फिर समान नागरिक संहिता कैसे हुआ? सभी नागरिकों के लिए बराबर होना चाहिए। हालांकि कई मुस्लिम जो बुद्धिजीवी है उन्होंने कहा कि ये हिंदू कोड बिल लागू कर रहे हैं। और जो बात एक मैं करता हूँ कि अक्सर बोलता हूँ कि ये जो कानून जो है वो तो सबके लिए बराबर है। कोई मुस्लिम महिला भी अगर तलाक लेने जाती है तो वैसे ही तलाक मिलेगा जैसे हिंदू महिला तलाक लेने जाती है।
लेकिन अभी भी ढेर सारी हिंदू महिलाएं भी है जो इसको छूटा छोड़ा कहते हैं। गुजरात और राजस्थान में खूब चलता है छूटा छेड़ा, मतलब समाज के लोग बैठते हैं और अलगाव हो जाता है उनके बीच, कोर्ट नहीं जाते हैं। अब सबको पता है कि कोर्ट जाने में तारीखें पड़ती है और तारीखों के लिए वकील होते हैं और वकीलों को पैसे देने होते हैं। इस देश के नागरिकों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे के जिंदा रख रहे हो और कह रहे हो कोर्ट आओ, तलाक लो, फलाना करो। कमाल लोग हैं भाई। सब आपकी तरह अमीर तो है नहीं, न मशरूम खाते हैं बाहर से मंगा करके, न 15 कपड़े बदलते हैं डेली। उनके पास तो 2 कपड़े हो यही बहुत बड़ी बात है, वो भी कहाँ कहाँ फटा होता है, कहाँ कहाँ छिला हुआ होता है। खाते क्या है, नमक भात खाते हैं। हम अपने गांव जाते हैं तो देखते हैं वैसे लोग, कई लोग हैं जिनको ठीक से खाना नहीं मिलता है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। तो दिल्ली से बैठ करके हवाई जहाज पे चढ़ करके सिक्योरिटी गार्ड के बीच में, तमाम सुरक्षाओं के बीच बीच में प्रवचन देने में बड़ा अच्छा लगता है। वो सबके लिए प्रवचन दे रहे हैं कि देश में सब चंगासी, लेकिन क्या देश में चंगासी है? तो ये जो यूसीसी है, और एक और मैं मसला कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि एक संदर्भ में पंजाब का एक केस था, उस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गोद लेने का अधिकार जो है, और गोद मुस्लिम महिलाएं या मुस्लिम परिवार भी अगर गोद लेता है तो उस बच्चे को अपनी संतान की तरह ही उत्तराधिकारी उसको माना जाएगा। इस पर भी हम बात करेंगे, हालांकि मुझे ही अच्छा लग रहा है। लेकिन हमारे साथ हैं शिवा असलम फहमी, स्कॉलर हैं और उस समाज से आई हैं जिस समाज की हम बात कर रहे हैं। शिवा जी नमस्कार। सबसे पहला सवाल तो शिवा जी आपसे यही है कि यूसीसी जो उत्तराखंड में लागू हो रहा है उसके बारे में आपके क्या विचार है? बहुत शुक्रिया धनंजय साहब, आपने बहुत अहम मसले पर मुझे याद किया और मैं चाहती थी कि इस पर तफसीली बात हो 1 to 1। देखिए, जब भी यूसीसी की बात भारत में उठाई जाती थी तो एक तबका था वो मुस्लिम समाज का जो तबका था वो फौरन डर जाता था और वो अपने धार्मिक अधिकारों के हवाले देने लगता था जो संविधान में मौजूद हैं। और दूसरा तबका था वो न्याय की बात करता था कि महिलाओं को न्याय मिले, जस्टिस मिले, बराबरी मिले। इन दोनों के बीच में हम जैसे लोग जो थे वो बहुत सारे ये कह रहे थे कि पहला ड्राफ्ट सामने आने दीजिए, सामने आएगा, उसके हम जब उसकी जांच पड़ताल करेंगे, इवेल्युएट करेंगे तो तय होगा कि ये अच्छा है या अच्छा नहीं है, ये चीजों को सिंप्लीफाई करता है या कॉम्प्लिकेट करता है, और ये वाकई न्याय की बात कर रहा है, समानता की बात कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस मोदी सरकार और उनकी जो जहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं वहां उनकी परेशानी ये है कि वो इतनी जल्दबाजी दिखाते हैं क्योंकि बहुमत है, तो बहुमत का फायदा उठा करके वो किसी भी मुद्दे पर एक सार्थक गहन चर्चा नहीं होने दे रहे हैं जिससे कि उसकी जो कमियां हैं उनको दुरुस्त किया जा सके, उसको उसके खुरदुरेपन को, उसके जहां जहां पर वो अन्याय या कहना चाहिए कि अतार्किक है उसको ठीक किया जा सके। अब मैंने कल तक तो मैं इसका स्वागत कर रही थी, अब आज अडॉप्ट कर लिया गया, बिल हो, एक्ट हो गया है, तो अब मैं फिर मुझे बहुत एतराज है कि इस तरह से क्यों किया गया। जब आपने बिल पेश किया था इतना मौका देते कि इस पर बात हो जाती, चर्चा हो जाती, वो आपने नहीं की। अब इसमें परेशानी ये है कि कई जगह पर ये न सिर्फ ये कि संविधान की मूल भावना से अलग है, बल्कि ये भी कि ये लोगों के निजी जीवन में बहुत ही परस्पर विरोधाभासी हालात पैदा कर देगा। तो ये इस वजह से मुझे इसके कई प्रावधानों से बहुत ही ऐतराज भी है, और मैं जानना भी चाहूंगी कि ये कौन एक्सपर्ट लोग हैं जो इतना विरोधाभासी डॉक्यूमेंट पेश करते हैं। तो ये सब चीजें, जहां तक शादी और तलाक का सवाल है, आपने बहुत सही बात कही कि हर आदमी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो सालों तक, महीनों तक चक्कर लगाए, अपने गांव, अपने कस्बे से निकल करके शहर जाए, वकील करे और अदालतों के चक्कर लगाए। ऐसे में हमारा जो बुनियादी हक है नागरिक के तौर पे वो ये है कि हमारी जिंदगी को संचालित करने वाली जो चीजें हैं उनको आसान बनाया जाए, चाहे वो शादी हो, चाहे वो तलाक हो, इन चीजों को आसान बनाया जाए। इनको ऐसा ना बना दिया जाए कि लोग इनको छोड़ के इनके इतर जीवन यापन करने लगे, यानी कि बिना तलाक दिए लोग छोड़ के भाग जाते हैं, ये भी ना हो। बिना शादी किए लोग लिव इन में जा रहे हैं, क्योंकि शादी भी हमारे यहाँ समाज में पहले ही सामाजिक रूढ़ियों, परंपराओं की वजह से इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, जाति, धर्म, दहेज, क्या क्या देखना पड़ता है। तो इस वजह से शादी कॉम्प्लिकेटेड करी हुई है। शादी को इजी बनाना चाहिए था, तलाक को इजी बनाना चाहिए,
उसकी जगह इन दोनों चीजों को कॉम्प्लिकेट कर दिया है। फिर तीसरी चीज ले आए हैं कि लिव इन रिलेशनशिप जो है आप उसमें रह सकते हैं। अब आप ये बताइए कि आप, मैं एक एक मिसाल में दे रही हूँ आपको कि आपने मैरिजेबल एज का कानून बना रखा है कि मिनिमम एज ये होगी, महिलाओं की एज बढ़ा करके आप 21 तक ले जाना चाहते हैं। आपने लिव इन रिलेशनशिप में कोई एज बार नहीं रखा है, लेकिन अभी तो 18 ही है, अभी 18 ही है। अभी 18 है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में 18 भी नहीं है ना? एज बार आपने कोई ये नहीं बताया हुआ है कि शारीरिक शारीरिक तौर पे एक नहीं, दूसरे के लेकिन शिवाजी उसमें कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बिना रजिस्ट्रेशन कराए लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहना। मैं अर्ज ये कर रही हूँ कि यही तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है कि रजिस्ट्रेशन तो कराना है, लेकिन उसमें आपने शारीरिक संबंध बनाने की कोई एज बनाई है क्या? क्या कोई इस देश में या दुनिया में कहीं कोई एज है शारीरिक संबंध बनाने की? शादी की ही एज है कि आपने कानूनी दायरे में ले आया शादी को। शादी से पहले या शादी की एज पर आने से पहले कोई शारीरिक संबंध बनाता है, दो लोग बनाते हैं, तो उनके लिए क्या कोई प्रावधान है? नहीं है, है ना? आपकी क्या जानकारी है धनंजय जी? क्या आपकी जानकारी में है उसमें कि तो है कि अगर समझिए कोई लड़की और लड़का अगर दोनों नाबालिग हैं तब तो अलग मैटर है, जो केस कर देगा। अगर केस जाता है कोर्ट के पास तो उसको दोनों को भेज दिया जाएगा वहाँ जो सेंटर है सुधार गृह उसमें। लेकिन अगर एक बालिग है एक नाबालिग है तो जो बालिग है उस पर केस चार्ज हो जाएगा, रेप चार्ज हो जाएगा। मान लीजिए लड़का 17 साल का है, लड़की 18 साल की है, ठीक है, और उनके बीच में शारीरिक संबंध होते हैं, आपके पास कौन से प्रावधान है? आप उनकी लाइफ को क्रिमिनलाइज ही तो करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप रेप वेप का चार्ज लगाएंगे, है ना? मेरा ये कहना है, ये सारी चीजें आप कानून बना के ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। बिना कानून के ये ज्यादा आसान थी समाज को इसके साथ डील करने में। अब सवाल यही पैदा होता है कि शारीरिक संबंधों को लेकर के ना किसी तरह की चेतना है, ना किसी तरह की शिक्षा है, ना किसी तरह की रुकावट है। कुल मिलाकर के अगर सामाजिक तौर पे वैध संबंध बनाना चाहे तो उसके ही लिए रुकावट है, शारीरिक संबंध बनाने पर रुकावट नहीं है। और इसके मान लीजिए हम कहते हैं कि लड़की 18 से ज्यादा की 19 की है और लड़का 21 का है और वो लिव इन में रहना चाहते हैं, तो आपने जो प्रावधान वो डाले हैं इसमें फिर वो लोग क्रिमिनलाइज हो जाएगी उनकी जिंदगी, क्योंकि समाज से बचकर ही तो ज्यादातर जोड़े इस तरह के संबंधों में जा रहे थे। समाज की जो जटिलताएं हैं, जो शादी की जटिलताएं हैं, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखने में ये लगता है कि अगर ठीक है आप संबंध बना रहे हैं तो आप खुलेआम बनाइए, आपको सरकार को बताने में क्या एतराज है? बात सरकार को बताने की नहीं है, बात यह है कि परिवार समाज के बीच में मामला जाएगा और परिवार और समाज जो है वो अपनी रूढ़ियां उनके ऊपर लादता है, तभी तो वो कितने लोगों की अपनी मनचाही शादी नहीं हो पाती है। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये देखिए हमारा संविधान नागरिक के साथ, जो इंडिविजुअल है उसके साथ खड़ा है, वो समूहों के साथ नहीं खड़ा है, और वो नागरिक को समूहों से और राष्ट्र राज्य से बचाने की गारंटीज देता है। जितने भी अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो व्यक्ति के लिए खड़े हैं, व्यक्ति के लिए है। तो यहाँ पर जो पूरा पैराडाइम शिफ्ट है वो ये है कि निजी जीवन में, बेडरूम में समाज और सरकार घुस गई है, व्यक्ति की अपनी कोई इच्छा मर्जी नहीं रह गई है। कितनी आपने देखिए, मैं तो लिव इन रिलेशन को लड़कियों के विरुद्ध मानती हूँ, इसलिए कि ऐसे रिलेशन में जैसे ही शारीरिक संबंधों के बाद जिम्मेदारी आती है और बच्चे का जब जन्म होने का सवाल है तो उसमें लड़कियां कितनी हैं जो शर्मिंदगी का शिकार होती हैं, आत्महत्या करती हैं, असुरक्षित गैर कानूनी गर्भपात कराती हैं, और ये सबसे उनको बचाने का अच्छा तरीका ये था कि वो वैध सामाजिक संबंध ऐसे बनाएं जिसमें आसान हो जाए, शादी आसान हो जाए, जिससे कि वो शिवा जी मैं आपको टोकूंगा। देखिए आपने जो बड़ा अच्छा कहा कि एक जो है जो हमारा संविधान है इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करता है, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है कि समाज भी, माता पिता भी उस पर जबरन कोई चीज न थोपे, ये प्रोटेक्ट करता है हमारा संविधान। तो अब जो आपने कहा कि ये जो है अवैध, वहां समाज से अगर इसलिए अगर 18 साल और 21 साल की सीमा तय की है सरकार ने, उस सीमा के अंदर आते हैं और संबंध बनाते हैं तो लीगल है।
और इसलिए रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, वहां तो मुझे गड़बड़ी नहीं दिखाई, रजिस्ट्रेशन की बात करें, भैया आप दोनों लिव इन रिलेशनशिप पे रहना चाहते हो, और ये भी कह दिया कि लिव इन रिलेशनशिप पे जो संतान पैदा होगी वो उत्तराधिकारी माना जाएगा, उसको आपको भरण पोषण सब आपका करना पड़ेगा, वो आपकी जवाब देगी, आप भाग नहीं सकते कि मैं नहीं जानता, महिला पे छोड़ नहीं सकते। तो अब जो समाज भी इस तरीके का है हमारा कि समाज अपनी जो है कुंठाएं या अपने जो है उनके जो चाहत है उसको समाज थोपता है इंडिविजुअल पे, और इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करने के लिए समाज इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाया गया कि भाई आप इंडिविजुअल अगर चाहते हैं मैं एक लड़की के साथ रहना चाहता हूं तो रहो, एक लड़का के साथ रहना चाहती है तो रहे, जब तक मन करे रहे, जब मन करे अलग हो जाए, दोनों अपनी सहमति से। और अगर कोर्ट जाता है मैटर तो फिर कोर्ट भरण पोषण वगैरह वगैरह की बात होगी वो होगा। लेकिन समाज में गड़बड़ी ये हो जाती है कि अब जिससे 3 तलाक की ही बात आती है उससे जुड़ जाता है हलाला कि भाई एक पति पत्नी में तलाक हो गया, वापस वो पति पत्नी बनना चाहते हैं, तो आप कह रहे हैं, समाज कह रहा है नहीं बन सकते, पहले उसकी दूसरी शादी होगी, वो हलाला होगा, उसके बाद ब्याह करके आप लेके आ सकते, वो तलाक देगा तो ये खामखा उस इंडिविजुअल के भीतर इंटरफेयर हो जाता है कि भाई मैं अपनी पत्नी को मैंने तलाक दे दिया था किसी वजह से, 10 साल के बाद मिला, फिर मैं चाहता हूं कि हम दोनों एक हो जाए, तो आप बीच में आने वाले कौन होते हो? तो उस पे उसने रोक लगाया है, वो अपनी जगह है। लेकिन मेरा जो कंसर्न ये है, जो मैं सवाल कर रहा था कि आप जो है कह रहे हो कि 4 शादियों को हमने रोक दी, 4 शादी नहीं करने देंगे, तो ये आप अगर करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो तो उस समाज के जो लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनके साथ बैठ के विमर्श तो करते कि भाई 4 शादी आज के दौर में प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि उस जमाने में युद्ध होता था और युद्ध में पुरुष मारे जाते थे, महिलाएं ज्यादा होती थी, तो महिलाओं का भरण पोषण कौन करेगा, कौन देखभाल करेगा, तो अवैध रिश्ते बन जाएंगे, तो उसको शादी का रूप दे दिया ताकि वो भरण पोषण करेगा, समझ में आता। आज वो स्थिति नहीं है, तो आज तो एक शादी ही को मान्य कर दीजिए, अपने में मुस्लिम संशोधन कर दीजिए, ये कह देते हैं। हलाला वाली बात पे मुझे भी लगता है कि हलाला वाली बात पे अगर पति पत्नी में तलाक होता है तो पत्नी को क्यों उसको मजबूरी है कि वो जाए दूसरे पुरुष के साथ शादी करे और फिर वो तलाक दे, तब फिर इसके पास आए, ये तो मुस्लिम महिला को सजा हो जाती है। एक जहां आपत्ति मुझे भी है, अगर हम अब उसको मुझे करेक्ट कीजिए अगर आपत्ति गड़बड़ है तो। दूसरी बात कि आप जो समान नागरिक संहिता आपने बनाया है उससे आदिवासियों को बरी क्यों कर दिया है, फिर समान नागरिक कहां है? जी देखिए, तो शादी से पहले शुरू करते हैं कि बहुपत्नी का जो सवाल है, कोई भी मुसलमान मर्द इस दौर में कोई नन्हा बच्चा नहीं है कि उसको नहीं पता है कि ये दौर कैसा है, इसमें देश के कानून क्या कहते हैं, और एक पत्नी के रहते हुए वो दूसरी पत्नी ला रहा है, तो जो जेंडर रेशियो है उसके साथ भी एक तरह का खिलवाड़ है। यहाँ कोई ऐसा युद्ध नहीं हो रहा है कि सारे पुरुष 10% पुरुष पॉपुलेशन खत्म हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो लोग अपनी पत्नी, और ज्यादातर मामलों में पहली पत्नी को धोखा दे करके दूसरी पत्नी लाई जाती है, चाहे वो मुसलमान करे चाहे हिंदू करे। आप जब इस पर बात करते हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मुसलमान ही दूसरी तीसरी शादी कर रहा है और बाकी सब नहीं कर रहे हैं, जबकि मुसलमान दूसरी शादी करने के मामले में मुसलमान सबसे पीछे है, सबसे आगे हैं आदिवासी, उसके बाद हिंदू समाज है, जैन समाज है, सब जगह दूसरी पत्नियां हैं। तो ये सब पर लागू होता है, सिर्फ मुसलमान पर लागू नहीं होता है कि वो एक पत्नी को के रहते हुए दूसरी पत्नी धोखे से नहीं ला सकता। आज के समय में इसको बहुत ही ये सशर्त, देखिए गोवा में जैसे एक कानून है कि अगर संतान की प्राप्ति नहीं होती है तो आप दूसरी पत्नी, एक पत्नी के रहते हिंदू मर्द भी दूसरी पत्नी ला सकता है, ठीक है। ये तो सशर्त चीजें बहुत जगह, या कहीं कोई बीमारी है, ऐसी बात इंटरफेयर करता हूं मैं, उसमें क्या है कि समाज की सहमति से वो हो रहा है, लेकिन कोर्ट अगर पत्नी चली जाएगी कि मेरे होते हुए दूसरी ला रहा है तो उसको सजा हो जाएगी, फिर उसको प्रूव करना पड़ेगा कि हमको इसलिए हम शादी कर रहे हैं, तो उसके पहले तलाक देना पड़ेगा। कानून तो यही कहता है, वो हिंदू करे या मुसलमान करे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समाज की जब बात आती है, मैं दूसरी एक पत्नी के रहते दूसरी पत्नी को लाने वाले व्यवस्था को बिल्कुल रोकने की वकालत करूंगी। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो बुनियादी भरोसा है एक दूसरे का शादी के रिश्ते के अंदर, अगर पत्नी एक पति के रहते दूसरा पति ले आया, अभी हमने देखा कि बड़ा सेलिब्रेशन था मीडिया में और समाज में कि वो एक सीमा हैदर पाकिस्तान से अपने पति को जो बाहर था उससे तलाक लिए बिना भारत में आ गई और उसने आके शादी कर ली, तो उसने भी धोखा ही दिया ना।
और इसी तरह से अगर कोई और एक लड़की यहाँ से भी चली गई पाकिस्तान, ये भी खबर आई हाँ, एक लड़की उसमें हाँ वो अंजलि नाम की लड़की वो यहाँ से चली गई, उसने भी अपने पति को धोखा दिया। तो ये धोखेबाज लोगों को रोकना ही चाहिए। और वो दौर गया जब सिर्फ पति धोखा दे रहे थे, अब तो पत्नियां भी धोखा देने लगी हैं। तो धोखेबाजी को शादी के अंदर रोकना ही चाहिए, इसमें कोई मतलब किसी भी तरह की रियायत नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। अब जहां तक इसका सवाल है, मुसलमान का सवाल है, तो कुरान के अंदर भी ये जो इजाजत दी गई थी, जहां हजार हजार पत्नियां अमीर आदमी रखते थे, उसको कम करके 4 मैक्सिमम करके ये कहा गया था कि उहुद की जंग में जब 10% एबल बॉडीड तो जो शारीरिक वाले पुरुष थे वो खत्म हो गए थे, तब ये दिया गया था। और कुरान फिर भी ये कहता है अपने पढ़ने वाले से कि तुम्हारे लिए ये मुमकिन नहीं कि तुम सबके साथ इंसाफ कर सको, ये ह्यूमन नेचर नहीं है, तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम एक ही पत्नी रखो। यानी कि जो स्पिरिट है और जो गाइडेंस है वो एक पत्नी के ही लिए है कुरान में भी, जंग के हालात को छोड़ के। शिवाजी, होता क्या है कि आम तौर पे ये छवि बन गई है कि मुसलमानों में, वो मुस्लिम लोग भी बोलते हैं, हिंदू जो उस तरीके के सांप्रदायिक माहौल वाले हैं वो तो बोलते ही हैं कि मुसलमानों को 4 शादी करने की इजाजत है, कोई दखल नहीं दे सकता, वो 4 बीबी ले आगे। हिंदू में अगर 2 बीबी रख लिया है तो बीबी शिकायत करेगी, हालांकि मुसलमानों में भी शिकायत करेगी तो दिक्कत हो जाएगी। मुस्लिम में भी अगर एक महिला शिकायत करती है कि मेरा पति मेरे होते दूसरी पत्नी ले आया है, तो लॉ किनारे हो जाएगा, जो इंडियन लॉ है वो लागू हो जाएगा कि आप दूसरी पत्नी को कैसे ला सकते हो बिना तलाक दिए हुए। लेकिन समाज में जो चलन है, समाज में ये भी हमने कहा, प्रस्तावना में भी कहा कि हमने कोई मुसलमान पुरुष नहीं देखा ऐसा जिसकी 4 बीबियां हैं। लेकिन अगर ऐसा परसेप्शन बना हुआ है तो क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, जो मुसलमानों के रीति रिवाजों को कंडक्ट करता है, उसके अंदर ये चेतना आनी चाहिए नहीं कि हाँ भाई ये है, इसको आज से हम फतवा तो जारी करते रहते हैं लोग, तो एक दीजिए कि भाई अब कोई 4 शादी इस तरह से नहीं कर सकता है। देखिए जी धनंजय साहब, यहाँ पर आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नाम लिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कोई कानूनी वैधता नहीं है, वो एक एनजीओ है पुरुषों का, मुसलमान पुरुषों का, और वो क्या कहता है, क्या मानता है, उससे ये देश और इस देश का मुसलमान नहीं चलता है, ना चलेगा, नंबर 1। जहां तक पर्सनल लॉस का सवाल है, जो भारत का मुसलमान, उसको कहीं पर भी वो डिफाइंड नहीं था, उसकी परिभाषाएं नहीं थी। वो ये था कि मुसलमान अपने पर्सनल लॉस से गवर्न होंगे। अब उसमें कोई काजी गांव में बैठ के क्या कह रहे हैं, कोई मुफ्ती गांव में बैठ के, कस्बे में बैठ के किस तरह का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, ये परिभाषाएं इंडिविजुअलिस्टिक हो गई थी। उनको कोडिफिकेशन की जरूरत थी कि उनको स्टैंडर्डाइज किया जाए कि ऐसा ही इंटरप्रिटेशन होगा, वो तो हुआ नहीं। लेकिन जो गलतियां हैं, जो ऐसी चीजें हैं जिससे महिलाओं की सम्मान और महिलाओं की सुरक्षा परिवार के अंदर दांव पे लगती है, उनको खत्म होना ही चाहिए। 3 तलाक भी उसमें से था। मैं उस पर आता हूँ 3 तलाक वाले चैप्टर। लेकिन ये जो आप कह रही हैं और हम ये देख भी रहे हैं, खास करके पढ़े लिखे मुस्लिम समाज तो वो इंडियन लॉ को ही ज्यादा मानते हैं, और अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो करते हैं। या 3 तलाक का जो कुरान का जो है, या हदीस में है या कुरान में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 3 तलाक का पूरा जिक्र जो है जी कुरान में है। कुरान में है, तो हाँ। उसमें जो 3 तलाक है उसका तो अवधि है उसकी सेट कि 1 महीने के बाद स्पेसिंग है। या और वो मौलाना बिठाते हैं, उनके साथ संवाद होता है कि क्या अब भी आप चाहते हो अलग होना, तो पूरे होशो हवास में तमाम चीजों को सोचने के बाद वो निर्णय लिए जाते हैं। वो तो हमको अच्छा लगता है, वो खराब नहीं लगता है, वो तो बढ़िया है। अब बात आती है कि जो 3 तलाक वाला था, हमारे कई मुस्लिम दोस्त हैं, स्कॉलर हैं, उनसे मैंने पूछा कि ये तो वाकई गड़बड़ है यार, हमारे जानने वाले में हो गया, उसका साले ने तलाक बोल दिया, सुबह बोलता रहे यार दारू के नशे में बोल दिया, लेकिन मौलाना से बोला कि चलो, माँ उसकी बोली, उसके पिता बोले कि अब तो तुमने बोल दिया, अब तो अल्लाह जो है जुर्म हो जाएगा, तो चलो, तो मौलाना के पास गया, मौलाना ने कहा कि इसको तो हलाला करना पड़ेगा, फिर उसके भाई से शादी कराई गई, फिर फलाना हुआ। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, जो बहुत अच्छा आपने उदाहरण दे दिया, बहुत अच्छा। यही देखिए, जैसे ही 3 तलाक को, त्वरित 3 तलाक यानी इंस्टेंट 3 तलाक को जैसे ही नल एंड वॉइड किया गया, तो ये सबसे बड़ी बात जो नशे में, दबाव में, गुस्से में या डर में, किसी के कहने पर, इन सब कारणों से जो तलाक कर रहे थे लोग, उसके ऊपर अपने आप रोक लग गई, क्योंकि अब आपके पास बाकायदा स्पेसिंग है, आपके पास समय है 3 महीने का, तो 3 महीने में तो दबाव और ये और वो, डर और गलतफहमी और गुस्सा, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा।
फिर उसमें यह भी प्रावधान है कि पहले आप अपने समाज के साथ में बैठ करके बीच बचाओ आर्बिट्रेशन की कोशिश कीजिए, मामले को सुलझाने की कोशिश कीजिए, ये सब चीजें। तो अब जो हलाला का मुख्य कारण ही यही था कि नशे में, गुस्से में, गलतफहमी में, बहकावे में, या कभी सास ने भड़का दिया, कभी पड़ोसी ने भड़का दिया, कभी इन सब कारणों से जो तलाक़ें हो रही थी और उसके बाद पछतावे होते थे और फिर ये हलाला करवाया जाता था, इसमें तो अपने आप ही रोक लग गई है। जब से 3 तलाक का कानून बन गया तब से हलाला के केसेस खत्म हो गए। तो नहीं, लेकिन शिवा जी, लेकिन हलाला के केस कैसे? हलाला तो अभी भी है कि जो अवधि में भी तलाक होता है, समझिए 5 साल के बाद हम मिलना चाहे वापस तो नहीं मिल सकते, अभी भी ये तो है ना प्रावधान। मैं आ रही हूँ उस पर। देखिए, अगर, हाँ, मैं यही आपसे कह रही हूँ कि अगर भारत के मुसलमान पति पत्नी 5 साल के बाद दोबारा आना चाहते हैं साथ में, है ना, उनको कौन रोक लेगा? अगर वो दोनों आना चाहते हैं, उनको कौन रोक लेगा? मतलब अब तो उसमें है ना, वो तो जो समझदार है वो तो नहीं रोक सकता कोई उनको, वो कोर्ट चले जाएंगे। लेकिन जो समझदार पढ़े लिखे नहीं है उनको तो लगता है कि हाँ ये तो कुफ्र हो जाएगा और अल्लाह जो है सजा देंगे। लीगली तो इसमें लगता है कि महिलाओं के साथ ये अन्याय हो जाता है कि पुरुष तो कुछ नहीं किया, उसका तो हो गया, महिला को एक सजा मिल जाती है कि आओ जाओ दूसरे पति के साथ रहो और फिर आना जी सुनिए, तो यही तो मैं बता रही हूँ। अगर 2 बालिग लोग 5 साल बाद डिसाइड करते हैं हमें दोबारा साथ रहना है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट भी है और जैसा चाहे, अब तो लिव इन भी है। अब तो कोई, मतलब मेरा ये कहना है कि इसमें कहीं कोई रुकावट है नहीं, आप स्पेशल मैरिज एक्ट में जाकर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्या दिक्कत है मेरा। और बहुत से लोग जिन्होंने नॉर्मल निकाह किया और सुचारू पूर्ण जिंदगी जी रहे हैं, तो वो भी अपनी मैरिज को 10 साल बाद रजिस्टर करा रहे हैं। इसलिए रजिस्टर करा रहे हैं स्पेशल मैरिज एक्ट में कि हमारे यहाँ बेटी पैदा हुई, बेटा पैदा नहीं हुआ, तो जायदाद पे कहीं भाई आकर के दावा ना ठोक दे, तो हमारी मैरिज जो है अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में होगी तो जो वसीयत का जो मामला है, विरासत का, वो फिर ये वाला लगेगा और फिर हमारी बेटियों को ही सारा हमारी जायदाद मिलेगी, कोई उसमें डाका नहीं डाल सकता। ये हो रहा है मुसलमानों में। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि स्पेशल मैरिज एक्ट है हमारे पास, हमें क्या दिक्कत है उसमें जाने की। तो एक बात तो ये है। लेकिन आपने कहा कि कुछ पढ़े लिखे मुसलमान तो वो लॉ मानते हैं और कुछ जो पढ़े लिखे नहीं है वो पर्सनल लॉ। देखिए, सबसे पहली भ्रांति ये दूर करने की है कि भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ हम जिसे कहते हैं, वो भारत के संविधान में और भारत की संसद द्वारा बनाया गया कानून है। वो कोई दैवीय कानून है ही नहीं, वो शरीयत कानून नहीं है। वो पहले अंग्रेजों ने बनाया था, फिर अंग्रेजों की लेगेसी को कंटिन्यू किया, अडॉप्ट किया, फिर भारत की पार्लियामेंट ने बनाया है उसको, वो किसी ने नहीं बनाया है। और उसमें जितने अमेंडमेंट्स हुए हैं वो भी पार्लियामेंट में हुए हैं, तो कोई दैवीय कानून नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि हलाला अब खत्म हो गया? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि हलाला, ये यूसीसी में आपने कहा ना समाज कैसे बदलता है, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हलाला के केसेस में जो 99% क्या कमी आ गई, वो इसलिए आ गई कि अब किसी के पास ये बहाना नहीं है कि कल हमने जो तलाक दी थी वो तलाक हो गई तो अब हलाला करना। अब तलाक हो ही नहीं, वैसे जब हो ही नहीं रही है तो हलाला करने की जो परिस्थिति बनती थी वो नहीं बन रही। देखिए, हलाला को इतना गलत बताया जाता, गलत तरह से, शायद मैंने आप ही के एक पुराने शो में इसका व्याख्या भी की थी। इस्लाम में पति को ये एक सजा की तरह है। अगर तुमने अपनी बीवी को छोड़ दिया है और तलाक मुस्तकिल हो गई है, जो तरीके, तुम अपनी बीवी को दोबारा नहीं पा सकते, ठीक है। ये एक सजा की तरह है, मतलब तलाक इज परमानेंट, एक बार विच्छेद हो गया तो हो गया। लेकिन आपने ये एक एंगल बताया, दूसरा एंगल हमें जो लगता है एंगल कि भाई उस महिला को ये सजा क्यों दे रहे हो कि आप दूसरे हलाला करके, पुरुष को हलाला करने के लिए। जी हाँ, तो ये प्रैक्टिस की, जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिस के जरिए किस तरह चीजें बिगड़ जाती हैं, प्रैक्टिस में ये हो गया। हलाला ये था ही नहीं, कहीं कुरान में ये नहीं है कि शादी से पहले अपनी पुरानी बीवी की, तलाकशुदा बीवी की शादी कहीं से और कराओ फिर उसका तलाक कराओ, ये नहीं है। अगर मैं बता रही हूँ आपको, मैंने पहले भी समझाया था। देखिए, मुसलमान मर्द अपनी तलाकशुदा बीवी से दोबारा शादी नहीं कर सकता है, लेकिन वो बाकी किसी भी महिला से कर सकता है, किसी और की विधवा से कर सकता है, किसी और की तलाकशुदा से कर सकता है, किसी कुंवारी से कर सकता है। भारतीय मुसलमान महिला को यह हक जरूर है कि वो किसी हर एक से शादी कर सकती है। उसको ये सोचना नहीं है कि वो
इससे वो तलाकशुदा है या नहीं है, वो किसी और के पति से भी कर सकती है, लेकिन पति को यह हक नहीं है किसी और की पत्नी से करे। अब ऐसे में अगर वो महिला किसी और की विधवा है, मान लो इत्तेफाक से उसने दूसरी शादी की या तीसरी शादी की, और वो अब किसी और की विधवा है या अब वो किसी और की तलाकशुदा है, तो अब उसकी निस्बत, उसका जोड़, उसका संबंध उस पुरुष से है, तो अब वो आपके लिए उसी तरह अनजानी है। तो ये था, और ये बहुत विरले केसेस में ऐसा कभी होता था कि हो जाए। अब इसको एक सिस्टम बना करके जब लाया गया, तो उसमें भाई से करा रहे, पड़ोसी से करा रहे, मौलाना साहब खुद कर रहे हैं, तो ये एक कुरीति बन गई। ये कुरीति मतलब की तरह नहीं था। शिवाजी, मैंने एक कहानी पढ़ी थी, उसमें तो बड़ा भयावह कहानी थी, निकाह तो हल्की कहानी है। उसमें कोई मुस्लिम महिला कथाकार थी, उन्होंने लिखी थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उन्होंने लिखा कि उस महिला की शादी मौलाना से कराई गई। मौलाना ने कहा कि मैं तलाक नहीं देता, मेरे पास रहेगी, अब जब मेरा मन होगा तब तलाक देंगे। फिर उसके बाद फिर किसी तरह से उसको पैसे वैसे दिए गए, क्या क्या किया गया, और उसको फिर छुड़ाया गया एक तरह से। एक वीडियो भी वायरल हुआ था हाल में, एक मौलाना से वो अपनी बीवी को ले जाने आया है, वो तलाक तलाक वीडियो अभी हाल मतलब 15-20 दिन 25 दिन पहले। मैं आपको बताऊं, मेरी एक जानने वाली है, एक्टिविस्ट हैं लखनऊ में, उन्होंने एक ऐसा केस बताया जिसमें एक महिला के उसी पति ने उस महिला का 5 बार हलाला करवाया। मतलब हाँ, उसने तो ये इतना ये भयानक है, तो इसको रोक लगनी ही चाहिए। इस पे रोक लगी, बहुत अच्छा हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, बहु पत्नी, एक बीवी या एक पति को धोखा देने वाले इंसान पर रोक लगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हलाला पर ये जो कुरीति के साथ ये जो धंधा बना करके हो रहा है, इस पर रोक लगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एडॉप्शन की इजाजत 2000 के कानून में जो कानून शबनम हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, उसमें एडॉप्शन का राइट मिल चुका है, क्योंकि वो चाइल्ड, देखिए वो ये कहता है, इन द केस ऑफ शबनम हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अफर्म्ड दैट एडॉप्शन इज अ फंडामेंटल राइट accessible to all citizens regardless of caste, creed or religion under the Juvenile Justice Care and Protection Act of 2000। ये 2000, आज से 24 साल पहले ये मामला सेटल्ड है। तो भाई ये नया क्या है इसमें? तो कुछ भी नया नहीं। आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। मैं वहीं पे सवाल उठा रहा हूँ कि यूसीसी जो अभी लागू हुआ है, उसमें मुसलमानों को कहाँ आपत्ति है, एक। दूसरा कि ये जो इंडियन लॉ तो सब पे लागू होता है हमेशा, अगर जो कोर्ट जाएगा, कोर्ट ऑफ लॉ कोर्ट में जाएगा, उसको तो वो करना है करना। लेकिन जो समाज, जो सोसाइटी है, जो सोसाइटी में बदलाव लाने की बात है, जो एडॉप्शन वाली बात, तो शायद मुस्लिम समाज में एडॉप्शन के कुछ और तरीके हैं कि मैं जो बता रही आमतौर हूँ, पे जी जो उस समय की प्रिमिटिव सोसाइटी है, जिसमें पैटर्निटी को तय करने के कोई साइंटिफिक तरीके नहीं वगैरह वगैरह, उस दौर में जो प्रावधान रखा गया कि आप किसी और का बच्चा लेकर के उसको कानूनी तौर पे अपना वारिस और अपनी जायदाद का वारिस नहीं, क्योंकि जायदाद के ऊपर सिर्फ औलाद का राइट नहीं है, बीवी का भी है, भाई का भी है, बहन का भी है, माँ का भी है। जो एक पुरुष है, जो उसकी जायदाद है, उसके ऊपर उसका सिर्फ अकेला उसका राइट नहीं है। और इसका हम स्वागत करते हैं कि भाई राइट नहीं है। क्यों? अगर वो पुरुष गुजर गया इस दुनिया से, तो क्या सिर्फ बेटे का ही राइट है? क्या उसकी पत्नी का, उसकी माँ का, उसकी बहन का, उसकी पिता का, उसकी बेटी का राइट नहीं है? तो ये वाला जो इशू है, इसमें जो विरासत का सवाल है, विरासत बटेगी सब में, लेकिन अडॉप्ट करने का राइट जब मिल गया और आपने अपनी वसीयत में अपनी जायदाद जिसको भी दे दी, मान लीजिए आपने किसी अनजान आदमी को दे दी, पड़ोसी को दे दी, तो भी आपका राइट है देने का। आप इसको बात को समझिए। लेकिन ये इसको इस तरह से क्रियान्वित किया गया था कि कोई यतीम बच्चा है, उसको मुसलमान दंपति अडॉप्ट नहीं कर सकते, तो वो 2000 में सेटल हो गया। अडॉप्ट भी कर सकते हैं और जो मर्जी अपनी जायदाद देना चाहिए दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2000 में सेटल हो चुका है जी। तो अब ये आपत्ति नहीं बची कुछ। मैं यही कह रही हूँ कि इस पर बातचीत, मेरी तो आपत्ति वहां पर है जहां पर इन्होंने ये आपका लिव इन रिलेशनशिप को जो कॉम्प्लिकेशंस में डाला है और समाज को घुसा दिया है व्यक्ति के जीवन में, कि अब उसी समाज से भाग के तो वो रीति रिवाज और दहेज और जाति और धर्म को तोड़ करके ही तो दो इंडिविजुअल्स चाहते थे कि हम साथ रह लें। ठीक है, अब उसमें भी समाज आ गया है।
अब उसमें भी समाज राष्ट्रराज आ गया है। नहीं, समाज वो कहाँ लाया, वो तो लाया कि आप समझिए एक गड़बड़ी ये हो रही थी कि लिव इन रिलेशनशिप में दोनों रह रहे हैं, अचानक जो है एक प्रेग्नेंट हो गई लेडी, लड़की, और उसके बाद वो लड़का भाग गया, कोई जिम्मेदारी लेने से तैयार नहीं है। तो वो किया गया कि भैया आपकी जिम्मेदारी ये है, ये वो बेटा सही है। जो संतान है, तो नहीं, रजिस्ट्रेशन उसलिए करने का महिला है, रजिस्ट्रेशन कराइए। उसे दो अंतर पड़ रहा है, एक तो एज लिमिट, एज बैरियर है, वो पालन होगा उसका कि भैया 18 साल लड़की की कम से कम उम्र होनी चाहिए, लड़के की उम्र कम से कम 21 साल ही होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन होगा तो उसका पालन होगा। एक दूसरा, उसको लीगलाइज किया है कि इसके बीच जो संतान आएगी या जो जो शेयर होगा वो सब वैसे ही होगा जैसे आप शादीशुदा हैं। आपको ये नहीं कह रहा कि आप जो है शादी मांग में सिंदूर भर लीजिए, मंगलसूत्र पहन लीजिए, फलाना कर लीजिए, वो शादी के जो लवादे हैं मत ढोइए उसको। लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन करा करके लिव इन रिलेशनशिप पे रहना होगा, ताकि कानूनी मान्यता, जैसे कि एक घर मैं आदमी ले बात रहा समझती हूँ आपकी, जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जो महिला को प्रोटेक्शन है और जो होने वाले बच्चे को प्रोटेक्शन है, उसमें जी, दिक्कत नहीं है। दिक्कत बिल्कुल। यहाँ पर है जब वो घोषणा करते हैं, जब वो घोषित करते हैं और वो जिस समाज से बच करके निकले थे उस समाज के चंगुल में फिर फंस जाएंगे। नहीं ये घोषित कर दे, वो देखिए, तो कोर्ट में स्पेशल जाकर, नहीं वो तो आपको स्पेशल कोर्ट में जाकर सुनिए रजिस्ट्रेशन कराना है, सुनिए उसमें घोषित क्या करना है। स्पेशल स्पेशल मैरिज एक्ट में भी जो 1 महीने का कूलिंग पीरियड है जिसमें नोटिस चिपकाया जाता है, उसमें क्या हो रहा है? उसमें यही तो हो रहा है कि लड़की के घर पे उनके जो अपने अपने समाज के विजिलेंटे ग्रुप्स पहुंच जा रहे हैं और कह रहे हैं तुम्हारी लड़की फला से शादी करने के लिए अर्जी दी है। ठीक है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, ज्यादातर ये हिंदू मुसलमान के केसेस में हो रहा है, जाति में भी हो रहा है। तो ये जो समाज को जो बीच में डालने का सिलसिला है, ये कहीं से रुकना चाहिए। मेरा ये सिर्फ कहना है कि अगर आप जो कह रही हैं वो एक पक्ष बिल्कुल सही, करेक्ट पक्ष है कि ये मैंने भी देखा है कि जो है ये मैरिज एक्ट जो आप जाते हैं लव मैरिज करने के लिए, वोट पे चिपकाया जाता है, तो वो बल्कि बता देते हैं कि अरे आपकी बेटी जो है वो देखिए उसके साथ शादी मैं कर दी। एक बात और सुनिए, देखिए धनंजय जी, जब ये 1 महीने का जो चक्कर है इसको ये ना करना पड़े, इस चक्कर में लड़के लड़कियां रातों रात धर्म परिवर्तन करते हैं और जा करके शादी कर लेते हैं मंदिर में या मस्जिद में। अब होता क्या है कि अगर ये 1 महीने का चक्कर ना हो तो अगर उनको सिविल मैरिज एक्ट में मैरिज रजिस्टर हो जाए तुरंत, तो उनको ये धर्म परिवर्तन करके शादी नहीं करनी पड़ेगी। ये जो धर्म परिवर्तन करके शादी करने की जड़ ही स्पेशल मैरिज एक्ट का 1 महीने का कानून है। अगर ये इसको हटा दीजिए तो मेरा यही कहना है कि ये जो हमें जो चीजें ऑलरेडी गलत थी उनको ठीक करना था, बजाय वो ठीक करने के उसमें और ज्यादा जो अब वो लिविंग में जा रहे थे तो उसमें भी आ गया, समाज आ गया है कि अब इसको भी रजिस्टर कराओ। एक तो दिक्कत ये हो गई है शिवाजी हमारी सोसाइटी में कि हम कई लेवल पे जीते हैं, कई हमारे आवरण हैं। एक हमारा आवरण घर का है, एक आवरण हमारा समाज का है, और एक हमारा आवरण धर्म का है, और एक हमारा आवरण लेयर जो है वो कानून का है। हम 4 लेयर में जीते हैं। दुखद बात ये है हमारे समाज की, और वो आपका मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज हो या भारत का कोई भी समाज हो, सारे समाजों में ये दिक्कत आ गई है यही कि वो 4 तरीके से जीता है, अपने लिए कुछ, व्यक्तिगत कुछ, वगैरह वगैरह। खैर, तो मुझे जो कहना था वो यही आपसे जानना था कि क्या यूसीसी पे आपत्ति जो है अब इस तरह से दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन एक आता है, मैं आपत्ति इस पे दर्ज करना चाहता हूँ, आपसे उस पर राय लेना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है ये जबरन ये जो कहना चाह रही है कि हमने देखो समान नागरिक संहिता लगा दिया, लागू कर दिया, अब इससे मुसलमानों को अब 4 शादी नहीं कर सकते मुसलमान। ये जो है ये अवेयरनेस की बात है, ये अवेयरनेस लाना है हमको समाज में। ये जो बीजेपी कर रही है 370 पे वही किया कि 370 हमने हटा दिया, 370 तो खत्म ही था, उसके होने नहीं होने से क्या फर्क पड़ता था, क्या फर्क पड़ रहा था? मैंने कल भी एक वीडियो में ये बात कही कि भाई जैसे ये जो नैरेटिव बिल्ड करने की बात है कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर रहे हैं, यूसीसी भी ले आए। हाँ। तो मौलाना लोग चाहते तो तुरंत इसका स्वागत करके वो उस नैरेटिव की हवा निकाल देते, है ना, उस नैरेटिव की हवा निकाल। अगर लेकिन कुछ लोगों को विक्टिम दिखने का शौक है तो क्या किया जाए। और कुछ मीडिया का भी हाल यही है कि वो ऐसे लोगों को बुला करके जो उसी विक्टिमहुड के दायरे के अंदर बात करते हैं। तो अरे देखिए 3 तलाक खत्म हुआ तो किसी पुरुष की बहन बेटी ही तो सुरक्षित हुई, सिर्फ पति बन के क्यों सोचना है? आप पति तो एक महिला के हैं, लेकिन भाई, पिता,
तो आप कई महिलाओं के हैं, हो सकता है 2 बेटियां हो सकता है 2 बहनें हो सकता है 2 बेटी 2 बहनें मिला करके 4 हो, क्या पता आपकी माँ भी असुरक्षित हो। तो आप एक पुरुष की तरह जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है आपको ज्यादा राहत मिली है 3 तलाक के खत्म होने से, जो इंस्टेंट 3 तलाक है उसको खत्म होने से ज्यादा राहत मिली है। अब आपकी बेटी बहन उस तरह से असुरक्षित नहीं है, ठीक है। उसी तरह से धोखे की शादी का शिकार भी नहीं होगी। तो सिर्फ पति बन करके नहीं सोचना चाहिए, इस यहाँ पर पिता बन के, भाई बन के, बेटा बन के भी सोचिए तो समझ में आएगा कि ये कुछ इतना बुरा नहीं हो रहा है। तीसरी बात ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ कहीं पर भी डिफाइंड नहीं था, सिर्फ ये था कि भारत के मुसलमानों का जो भी अपना तरीका उससे करे, और उस अपने तरीके के नाम पर पुरुष सत्ता ने, पितृ सत्ता ने अपने फायदे की चीजें गढ़ ली थी। उन फायदों की चीजों को गढ़ने के बाद जो अन्याय तंत्र पैदा हुआ था उसको खत्म होना ही चाहिए, और उसकी हमारी बहुत पुरानी लड़ाई थी। कांग्रेस ने वो अपॉर्चुनिटी मिस करी, आज बीजेपी के हाथ में उन्होंने ही इसको सौंप दिया और बीजेपी कर रही है। तो मैंने आपसे कहा कि मुझे इतराज सिर्फ इतना है कि इस पर ठीक से सोच विचार हो जाता, कुछ समय दे देते। आपके पास पूर्ण बहुमत है, आप ये काम कुछ वक्त के बाद भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, इनका तरीका इतना भोंडा है कि अच्छी चीज भी बुरी लगने लगती है और शक पैदा होता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। तो ये इस तरीके का इतराज रहेगा। लेकिन धोखेबाज पति पत्नी एक के रहते दूसरी शादी ना कर सके, इस पे रोक लगनी चाहिए। हलाला पे वैसे ही 3 तलाक के बाद रोक लग गई है, लेकिन अगर कहीं बचा है तो रोक लगनी चाहिए। और जो मर्जी से साथ आना चाहते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट उनके लिए पहले से भी मौजूद है, लिव इन रिलेशनशिप का प्रावधान भी मौजूद है, और घर बैठ के अपने 4 लोगों में निकाह वो दोबारा कर ही सकते हैं, वगैरह वगैरह। तीसरी बात जो मैंने अडॉप्शन की बताई, 2000 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, तो नया क्या है, लेकिन वही नई बोतल में पुराना पानी है, ठीक है। बिल्कुल। तो शिवा जी, आपने बहुत सारी चीजें जो है स्पष्ट कर दी, और जो हमारे दर्शक हैं कई सारी गलतफहमियां लेके लोग जीते, और वो उस गलतफहमियों को दूर करना भी नहीं चाहते। एक होता है कि गलतफहमी है, कुछ हम नहीं जानते तो उसको जानना चाहते हैं कि ये मैं जो जानता हूँ वो सही है या शिवाजी जानती हैं ज़्यादा बेहतर, तो मैं अपनी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ कि नहीं ये सही नहीं है, ये जो है वो सही है। ये दूर करना चाहिए हमारे नागरिकों को, दर्शकों को भी। और बड़ा अच्छा आपने कहा, और अब मुझे समझ में आता कि यूसीसी में ऐसा कुछ नहीं है जिसको बाबेला मचा दिया गया, जिसे 370 में ऐसा कुछ नहीं था जिसपे इतना हंगामा किया गया। और राम मंदिर को लेकर के भी जिस तरह से हंगामा किया गया कि अब मस्जिद तोड़ करके ही राम मंदिर बनेगा, हालांकि कहते हैं कि उससे 500 मीटर की दूरी पे बना हुआ, ऐसा कहते हैं। तो अब बगल में राम मंदिर हो सकता था, अभी जो है हाँ जी बोलिए। राम मंदिर 500 मीटर की दूरी पे बना, लेकिन सरकार और बनाने वाले लोग ये चाहते नहीं है कि हिंदू समाज को ये पता चले। उन्होंने कानून के तौर पे अपने को कानून से बचा लिया, या आगे पीढ़ियां कभी इस पर सवाल करेंगी तो उससे बचा लिया कि उन्होंने उस जगह को छोड़ के बनाया, नंबर 1। दूसरी बात ये, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साफ कही कि बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था वो किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाया गया था, इसके कोई प्रमाण नहीं मिले। तो बाबर या बाबर का सिपह सलार भी बाइज्जत बरी हो गया इस फैसले से, और ढांचा भी दूर बना। और एक झगड़े की जो जगह थी, उस झगड़े की जगह से मुसलमान, देखिए एक मुसलमान भी भारत का 2 कदम चल के 2 किलोमीटर चल के नहीं गया था बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए, वो एक लोकल मामला था, ठीक है। लेकिन क्योंकि सियासत को ये सूट कर रहा था बीजेपी की, तो बीजेपी इस पर सियासत करती आई, इतने दंगे हुए, इतने लोग मारे गए जिनका कोई कसूर नहीं था, वो लोग मारे गए, ठीक है। चाहे वो गोधरा कांड हो, चाहे गोधरा के बाद के सारे घटनाक्रम हो, उससे पहले सूरत मुंबई हर जगह के दंगे जो आडवाणी जी की रथ यात्रा ने करवाए, ये सब है। तो अभी जो स्थिति है वो यही है कि अगर हम लोग आंखें खोल करके देखें, और ये जो एजेंडा आधारित जो काम सरकार कर रही है, क्योंकि उसके पास बताने के लिए कोई अच्छा काम नहीं है, तो हिंदू जनता को खुश करने के लिए वो, उनको पता है हिंदू जनता खुश होगी, वोट देगी, मुसलमान की चूड़ी टाइट हो रही है। अगर शीबा असलम फहमी की जगह अगर कोई मौलाना साहब आकर के कह दें हम इसका स्वागत करते हैं, और धोखेबाज पति सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, हर जगह उन सबको सजा मिलनी चाहिए, तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? लेकिन पता नहीं क्यों नहीं करते, समझ में नहीं आता। तो एक बात तो क्लियर है कि जो दर्शकों को हम समझाना चाह रहे हैं कि ये गलतफहमी निकाल दीजिए, और भारत का कानून हर व्यक्ति पे लागू है। जो कानून के पास आता है वो मुस्लिम बोर्ड क्या कहता है, हिंदू बोर्ड क्या कहता है, फलाना क्या कहता है, वो नहीं चलता है। कानून, भारतीय कानून कहता है कि उसके दरवाजे पर जो भी आएगा उसको एक ही तरीके से न्याय मिलेगा, वो स्त्री हो या पुरुष, ब्राह्मण हो या मुसहर, हिंदू हो या क्रिश्चियन, सबको एक ही तरीके से न्याय मिलेगा। सामाजिक तौर पे अगर आप जीवन जीना चाहते हैं
जिसमें कानून का दखल नहीं चाहते हैं, अगर उस तरीके से तो आप करिए, लेकिन समाज के अपने फंडे हैं वो आप झेलिए। आप नहीं झेल पाते हैं तो अदालत में आइए, अदालत में नहीं आना चाहते हैं तो आप जो रजिस्ट्रेशन वाली जो प्रक्रिया है उसमें आइए। तो ये सारा मामला जो है न कम जानकारी का है, नहीं जानकारी होने का है, और सरकार उसी का लाभ उठा रही है। यूसीसी में मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखा जिस पे विरोध किया जाए या जो कहे कि अरे कमाल कर दिया, वाकई मुसलमानों में कुरीति थी वो दूर हो गई, ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ती है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद शिवा जी, आप आई और आपने आपके बहाने बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई, आपने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की और हमारे दर्शकों को समझ में आया होगा कि सही क्या है। और दोस्तों, सही को समझना बहुत ज़रूरी है और सही बहुत दूर नहीं रहता है, आपके आस-पास ही सही होता है। आप उसको खाली निष्पक्ष होकर के, अलग खड़े होकर के सोचिए और ये सोचिए कि अगर वही दुर्घटना आपके साथ हो रही हो, तो वो सही है या गलत? सही-गलत की पहचान मैं पर्सनली तौर पे मानता हूँ बहुत आसान है, और वो आसान है कि वही घटना अगर आपके साथ घट रही हो, तो अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो फिर बुरा है, उसका विरोध करना चाहिए और विरोध मुखर होके करना चाहिए। क्योंकि आज सवाल जो है, जिस तरह से सत्ता पक्ष है, जिस तरह से जो धर्म के जो धर्मांध लोग हैं और जो धर्म के एजेंडा चलाने वाले लोग हैं, वो तमाम लोग चाहते हैं कि सही लोग चुप हो जाएँ, चुप बैठें। ये चुप नहीं बैठने का समय है, इसलिए सच को समझिए और हमारे एपिसोड से भी बहुत क्लियर नहीं हुआ हो तो पढ़िए और पढ़ करके अपने निर्णय लीजिए और अपनी बात रखिए, बात को आगे बढ़ाइए। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको हमारा कैसा लगा ये एपिसोड ज़रूर बताइए और अच्छा लगता है तो उसे शेयर कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम के साथ, नए विषय के साथ, नए मेहमान के साथ।